है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि सेंटअप का एग्ज़ाम पेपर सभी विषय का आउट हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि सेंटअप एग्ज़ाम 2021 के लिए जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यदि आपने क्वेश्चन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप हमारे यूट्यूब वीडियो से आकर सभी क्वेश्चनों का सलूशन देख पाइएगा कि कौन से क्वेश्चनों का सलूशन कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन हम लोग कर लेते हैं। इससे पहले संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का आंसर की का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1/√2 कौन सी संख्या है। याद रखिएगा 1/√2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में पूछा जाएगा कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर एक फार्मूला आता है c/a। तो यहाँ पे c का मान की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। a का मान कुछ भी नहीं दिया गया तो 1 मानेंगे। यदि हम 3 में 1 से भाग लगा भी देते हैं तो 3 आ जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि बहुपद 4x² + 5√2x - 3 का शून्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आप सभी को जल्दी जल्दी केवल आंसर की बता रहे हैं, इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो 2-4 दिन के बाद फिर से इसका वीडियो हम बनाएंगे, जहाँ पे सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन बेहतर से बेहतर किया जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चनों का शून्य ज्ञात करेंगे तो -3√2/2 और √2/4 आएगा। तो इसके बाद में है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है, यदि उसका मसा 23 है तो उसका लसा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो 15,870 लिख दीजिए, इसमें भाग लगा दीजिए 23 से और इसे कटा दीजिए। जैसे कटा दीजिएगा ना तो ये 990 मरतबे कट जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले उसका आंसर की मिलाना, तो चैनल को यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम क्वेश्चनों का PDF सबसे पहले ले सकें। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 में है कि यदि a बराबर इतना संख्या दिया गया है और b बराबर ये संख्या दिया गया है तो मौसा AB का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मौसा ज्ञात करना है। जैसे इसका मौसा ज्ञात करेंगे यानी HCF ज्ञात करेंगे तो 180 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। हम आप सभी को बता चुके थे कि कोई ऐसा संख्या जिसमें चर बट्टा में दिया गया हो तो वह कभी बहुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन सी में दिया गया 1/x-1 यह बहुपद नहीं होगा। उसके बाद में है कि समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16 का हल क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका अनंत हल होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 8 कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का यदि आप सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे कीजिएगा। फॉर्मूला आता है x² - α + बीटा, जिसको शून्यकों का योग कहा जाता है, इंटू x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों का सही जवाब x² - 4x + 1 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में अगला सवाल यहाँ बोला गया है कि दो समीकरण निकाय दे दिया गया है, इसका अद्वितीय हल होगा यदि, यानी k का मान कितना रखा जाएगा कि दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे k का जो मान है वो k ≠ 4 रखना होगा, यानी k का मान यदि 4 ना रखेंगे तब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। याद रखिएगा द्विघात समीकरण होने के लिए क्या शर्त है, तो ax² + bx + c = 0 होते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, चूँकि द्विघात समीकरण होने के तमाम शर्तों को पूरा कर रहा है ऑप्शन डी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
उसके बाद में क्वेश्चन 11 में कहता है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे टाइपिंग अच्छा से नहीं किया गया है, अंग्रेजी में देखेंगे तो सी बराबर ए दिया गया है जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। याद रखिएगा मूलों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे b का मान ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस मिलकर 6 हो जाएगा। a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। यदि 6 में 1 से भाग लगा देंगे तो 6 होगा जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद में है कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो किसी बिंदु से x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो x, 0 होता है। यदि ऑप्शन ए से चलेंगे तो x का मान 2 मिल गया है और y का मान तो 0 दिया गया है, तो यही हमारा क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए यदि किसी AP का पहला पद A और सारवंतर D है तो उस AP का nवां पद क्या होगा। AP का nवां पद क्या होता है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। तो a प्लस n माइनस 1 गुने डी ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 16 को देखिए कि समांतर श्रेणी 10,7, यहाँ पे 4 डॉट डॉट का जोनेट क्या होगा। यहाँ पे ज्वाइंट आपसे पूछा गया है, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग किया गया है। सही क्वेश्चन यहाँ पे है कि AP 10,7,4 का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद ज्ञात किया जाता है तो क्वेश्चन का सही जवाब कितना आ जाता है तो 77 आ जाता है, यानी क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट डॉट का 205 में पदों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्वेश्चन का सही जवाब 31 हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी तो 21 होगी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि समांतर श्रेणी यहाँ पे बोला गया है 8, यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब आप जान जाइए। हालांकि जितने भी सेंट्रल एग्जाम पेपर में सभी क्वेश्चन सभी ठीक ठाक था, लेकिन मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में क्वेश्चनों का जो टाइपिंग है वो बढ़िया तरीके से नहीं की गई है। हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 2n+1। इसके बाद में है कि बिंदु 4, -3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना आसान होता है, √x² + y² होता है। x की मान की बात करें तो 4 दिया गया है तो 4 जगह 16 हो जाएगा। y का मान -3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा। तो 16, 9, 25 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है तो दोस्तों 5 होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 5। उसके बाद में बोला गया है कि sin 65, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन सही नहीं दिया गया है, लेकिन अब इंग्लिश में सही क्वेश्चन है कि sin² 65 डिग्री प्लस sin² 25 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। कैसे ज्ञात करना है तो देखिए sin 65 डिग्री को आपको तोड़ना होगा। कैसे तोड़िएगा तो sin² × 90 में से 65 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है आपका 25 आ जाएगा, और प्लस sin² 25 को सेम टू सेम sin² 25 लिखना होगा। sin² × 90 - थीटा बराबर cos² थीटा हो जाएगा। थीटा का मान 25 है, प्लस यहाँ पे sin² 25 को सेम टू सेम लिख दीजिए sin² 25। आप सभी को बताया जाता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे भी 1 होगा। ऑप्शन में देखिएगा ना तो ऑप्शन सी में 1 दिया जा चुका है जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है बिंदु 3,0 और -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होते हैं। x1 का मान 3 है तो आप 3 लिखेंगे, x2 का मान -5 है तो -5 लिखिएगा, बटा 2 कर लीजिए। 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 होगा, इसे कटा दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से y को ज्ञात कीजिएगा तो y1 का मान 0 दे रखा है तो 0 लिखिएगा, y2 का मान 4 है तो 4 लिखिएगा, बटा 2। 0 में 4 जुड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में यदि 2 से भाग लगाते हैं तो 2 होगा। इस प्रकार से दिए गए बिंदुओं को रेखाखंड का जो निर्देशांक आ जाएगा वो -1,2 आएगा। -1,2 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद में क्वेश्चन 22 कहता है बिंदु -3,5 में भुज क्या है। दोस्तों भुज को हम लोग एक्स बोलते हैं, कोटि को बोलते हैं वाई। एक्स होता है पहले वाला मान और वाई वाला होता है दूसरा वाला मान। हमसे पूछा गया भुज का मान यानी एक्स का मान, तो एक्स का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो -3 दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब -3 होगा, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक होंगे। दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश का आसान तरीका होता है कि पहले माइनस में होता है, बाद में प्लस में होता है, तो ये बिंदु द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन 23 में देखिएगा तो ऑप्शन बी में दिया गया -2 + 3, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 24 को देखिए कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना दिया गया है तो उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला x बराबर होते हैं x1 + x2 + x3/3 होते हैं। x1 का मान देखिएगा तो -3 है, फिर प्लस x2 का मान देखिएगा तो 5 है, फिर प्लस x3 का मान देखिएगा तो -8 है, ठीक है, और बटा में 3 का लीजिएगा तो -3 और +5 मिलकर 2 हो जाएगा और 2 - 8 मिलकर कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। -6 में यदि आप 3 से भाग लगा देते हैं तो 3 दूनी 6 यानी -2 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से y1 y2 y3 ज्ञात कर लीजिएगा। y1 का मान 0 है और y2 का मान -2 है तो -2 हो गया और 5 ये -3 हो गया। -3 में 3 से भाग लगाइएगा तो आपका -1 मरतबे आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो कट जाएगा, तो -2 और 1 आएगा क्वेश्चन का सही जवाब। तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री है, तो cos इंटू A + B का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे A और B का मान इतने डिग्री रखना है कि उसका जो कोण C का मान होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे A हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री में cos में जो 90 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन A होगा। उसके बाद में अगला सवाल है 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। यहाँ पे व्यास दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग r का मान लिखेंगे, व्यास के आधा कर देंगे तो r का मान मिलेगा। 28 दिया गया है तो इसका आधा 14 हो जाएगा, तो r का मान तो हमारा मिल ही गया है। अब हमें ज्ञात करना है परिधि। परिधि का फार्मूला 2πr होता है, तो 2 गुने पाई का मान दोस्तों बैठा देंगे 22/7, r का मान 14 निकला तो 14 लिख देंगे। तो 7 दूनी 14 ये 7 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14 ये 2 मरतबे कटेगा, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना होता है, तो 88 होता है। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चनों का परिधि का जो मान आ जाएगा वो 88 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन 27 को, तो ये भी क्वेश्चन आपको कुछ ठीक तरीके से टाइपिंग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में सही दिया गया है कि द लॉन्गेस्ट सर्कल ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो दोस्तों वृत्त की जो सबसे बड़ी इस प्रकार से वृत्त होती है, इसके सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कि tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या होता है। एक फार्मूला आता है tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन हालांकि सही नहीं दिया गया है, इसका सही जवाब जो होगा वो 2 हो जाएगा। कैसे होगा, तो इसे 1 मरतबे कटा दीजिएगा, इसे 1 मरतबे कटा दीजिएगा, 1 + 1 मिलकर 2 ही होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में है कि यदि साइन थीटा बराबर a/b हो तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे cos में b/h फार्मूला होता है और साइन में p/h होता है, तो b का तो मान हमारा b ही होगा, लेकिन हमें ज्ञात करना होगा p का मान। p ज्ञात करने का आसान फार्मूला h² - p² होता है, तो h का मान b है तो b² करेंगे -a² करेंगे और इसी को लेकर पहले लिख देना है रूट में b² - p², ठीक है। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन बी में देखिए √b² - p² दिया जा चुका है बटा a, यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। उसके बाद में बोला गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा, तो बोला गया यदि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा में 1/2 कितना डी का मान होता है, तो 60 का मान होता है, तो ठीक cot थीटा का मान यानी cot 60 का मान क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। उसके बाद में है कि यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो क्या खींचेगा, tan
2 थीटा बराबर 3 को सेम टू सेम लिखिए। रूट अंडर 3 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, इसे कटा दीजिएगा तो 1 बटा रूट अंडर 3 मरतबे ये कट जाएगा। 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से तमाम क्वेश्चनों का सलूशन करने के बाद क्वेश्चन 32 का जो सही जवाब आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 1 बटा रूट अंडर 3 आएगा। 10 में 1 बटा रूट अंडर 3 कितने डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का होता है। उसके बाद में दिया गया साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं? तो दोस्तों साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफलों का किसी त्रिभुज के या किसी वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो किसी वृत्त का यदि क्षेत्रफल दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपसे परिधि पूछा जाएगा या उसके त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा। तो 9:4 दिया गया है, तो इसी में सिंपली आप सभी को रूट लगा देना होगा। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, और यहीं आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 3:2। तो 3:2 ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम पेपर में ठीक यही क्वेश्चन आपको मिलेगा सेंटर का एग्जाम देने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो गलत दिया गया है, आपको इंग्लिश में देखकर उसका आंसर का सही जवाब लिखना होगा। उसके बाद में अगला सवाल को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देख लेते हैं। तो 36 37 तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। 39 को देख लीजिए, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है, इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 39 का जो सही जवाब आ जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, 65 पाई आ जाएगा, चूँकि पाई का मान आप सभी को नहीं रखना होगा। उसके बाद में है कि यदि किसी घन का एक भुजा 5 सेमी है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन 40 काफ़ी सिंपल है, कैसे ज्ञात करना है? तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 जाएगा। 6 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 जाएगा, और 25 छक 150 होता है, यानी 150 होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 20 को विषम संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब भी 400 होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 42 को देखिए कि 2,5,7, 3,3,6, 3,8,6,3 का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? तो जो अधिकतम बराबरता का मान होता है इसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 3 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में बहुत ही ज़्यादा बार देखने को मिल रही है, अतः क्वेश्चन का बहुलक ऑप्शन बी होगा 3। उसके बाद में बोला गया है कि यदि ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा? तो ए और बी का समांतर माध्य ज्ञात करने का आसान फार्मूला सिग्मा एक्स बटा एन होता है, यानी जितने भी संख्याओं का माध्य ज्ञात किया जाता है उनको जोड़ दिया जाता है, यानी ए प्लस बी का देंगे, ये कुल कितने संख्या है? तो 2 संख्या है। तो इस प्रकार से ए प्लस बी बटा 2 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 44 को देखिए कि किसी ब्रह्मवर्ता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 में आप सभी को माध्यिका ज्ञात करके बतलाना होगा। तो माध्यिका ज्ञात करने का आसान तरीका देखिए, ये 28 और 16 है, तो इसको हम लोग यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 1 4, इस प्रकार से हो जाएगा। हालांकि इसके बीच में जो माध्यिका होगा ना वो 24 होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कि 2,7,4,9,5,6,1 का माध्यिका क्या होगा? माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसे बढ़ते क्रम में हमेशा जाना पड़ता है। सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद में 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, उसके बाद में 9 है। ठीक है, तो उसके बाद में बीच में जो संख्या बच जाती है यही हमारा क्वेश्चन का बहुलक रहता है। 2 4 6 1 7 है, 2 4 6 1 हो गया है। ये कौन सा संख्या है? तो 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 तो था नहीं, 4 हो गया, 5 7, उसके बाद में 9, यहाँ पे 6 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, बीच में जो संख्या बचेगा यही आपका बहुलक हो जाता है। तो बीच में संख्या 5 बच रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 5।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा संख्या जो एक से ज़्यादा हो उस घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए ही में दिया गया है 1.5, जो कि 1 से 0.5 बेसी है, जिस कारण इस घटना की प्रयोक्ता नहीं होगी। बाकी तमाम ऑप्शनों में जो दिया गया संख्या, इन सभी ऑप्शनों का घटना की प्रयोक्ता तो होगी, लेकिन ऑप्शन ए में दिया गया 1.5 इस घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देखिए, तो 47 कहता है निश्चित घटना की प्रयोक्ता होती है। याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रयोक्ता एक होती है, संभव घटना की प्रयोक्ता भी एक होती है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कि एक ठोस गोले का त्रिज्या 9 सेमी है, पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बेलन की ऊंचाई यदि आप ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 12 सेमी आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 49 में क्या कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन की छाया की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी ऊर्ध्वाधर स्तंभ या खंभा मान लेते हैं या मीनार मान लेते हैं, उसकी ऊंचाई जमीन पे उसकी छाया की लंबाई कब बराबर होगा, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री रहता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 60 डिग्री। उसके बाद में क्वेश्चन 50 कहता है ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का मशक क्या होगा। तो ए को यहाँ पे मशक याद करने का, ए के लिए हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने ए हो जाएगा, बी के लिए गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने बी हो जाएगा। दोनों में मिलने वाली संख्या 1 है जो कि हमारा मशक होगा। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में 1 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 50 तक के मैथ के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर दिया हूं। आगे आने वाली पार्ट में क्वेश्चन में 51 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के मेन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यदि आप चाहते हैं उन क्वेश्चनों का वीडियो भी देखना, तो यार जल्दी से चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि आप सभी को ज़रा बराबर भी वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड जो भी है वो भी आंसर की के माध्यम से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और आगे आने वाली वीडियो के लिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही सेंट्रल एग्जाम रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर की लेकर। तब तक के लिए वीडियो के लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।